हेलो थार क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। हमारी जो विषय ज्योग्राफी का विषय, हम ज्योग्राफी मैराथन क्लास जो चल रही है उस विषय को हम कल जो जहां से छोड़ा था वहां से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा दीजिए ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस चीज का आपको अधिक से अधिक फायदा होता रहे। आगे हम चलेंगे। ये जो ज्योग्राफी का जो हम टॉपिक लेके आए हैं, महासागर तथा महाद्वीपों की उत्पत्ति, इस टॉपिक से आप लोगों का एक इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाला है कि आखिरकार इस पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार के महाद्वीपों या महासागरों की उत्पत्ति कैसे हो गई थी। पिछले वाले चैप्टर के अंदर, पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एक भूगर्भिक समय सारणी के तहत बताया था। मैं वहां से लिंक कर रहा हूं इस क्लास को, कहां से, पीछे वाली क्लास से आज इस क्लास को मैं लिंक कर रहा हूं। पीछे वाली क्लास को जब तक नहीं देखोगे तब तक ये क्लास समझ में आने वाली है नहीं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे वाली क्लास जो पहले वाला वीडियो इससे है वो जरूर देखें, जो कि मेरे YouTube चैनल थार क्लासेज के नाम से वहां पर भूगोल मैराथन क्लास फाउंडेशन कोर्स में आपको अवेलेबल मिलेगा। प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। भूगोल का अध्ययन नामक एक शीर्षक दिया हुआ है, एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर सारे वीडियो समेत वन बाय वन आप देख सकते हो। जब उनको आपस में सभी को देखोगे तभी आपकी कंटिन्यूटी बनेगी, तभी आपको समझ में आएगा। डेली में एक क्लास रिकॉर्ड करता हूं और अपलोड करता हूं। प्रत्येक क्लास को प्रारंभ से अंत तक देखिए, अदरवाइज समझने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। बीच से आप किसी भी चीज को समझना मुश्किल हो जाता है। चलो आगे हम तो देखते हैं। कल मैंने बताया था कि जुरासिक युग में क्या हुआ था। जुरासिक युग में, जुरासिक युग से पहले, किससे पहले, जुरासिक युग, जुरासिक युग, ये जो जुरासिक युग था उससे पहले पृथ्वी तो एक भूखंड था। कैसा भूखंड था, ऐसा भूखंड था पृथ्वी। ये एक पृथ्वी था, उसके ऊपर ये एक प्रकार से स्थलखंड था और बाकी ये पूरा जल था। तब जुरासिक युग से पहले पूरे काल में प्रारंभ में एक ही भूखंड था, इसका नाम था पेंजिया। क्या था, पेंजिया। और ये वाला जो पानी वाला हिस्सा था उसका नाम था पेंथालसा। क्या था, पेंथालसा, पेंथालसा। अब जो भी हम ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं, हम वैगनार महोदय, एक मौसमविद थे वैगनार महोदय, जर्मन मौसमविद हैं वैगनार महोदय, जर्मन मौसमविद, जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वैगनार, का पूरा नाम है अल्फ्रेड वैगनार। ये सब कल्पना पे आधारित है। इन्होंने कल्पना की थी सन 1912 में। कब, सन 1912 के अंदर इन्होंने कल्पना करके बताया था। कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे और उन्होंने देखा भी था। उस धरती के ऊपर जो कुछ महाद्वीपों के आपस में संबंध उन्होंने देखे थे, अध्ययन किया था और उनको फिजिकली वहां पे जाके भी देखा था और कुछ साक्ष्य मिले थे। उनके आधार पर जो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या साक्ष्यों के आधार पर वैगनार महोदय ने इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर एक महासागर और एक पेंजिया की कल्पना की थी। इसके कुछ साक्ष्य हैं जो आगे हम अध्ययन करने वाले हैं। आगे चलते हैं। देखिए, मैं कल पहले भी बताया था कि जुरासिक युग यानी कि आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व है। इसका आप पिछले वाला वीडियो में देखिए, 20 करोड़ वर्ष पूर्व है। आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व है। ये पृथ्वी जो है ना, ये धरती है ना, ये भूगोल, ये जो पृथ्वी है उसके ऊपर एक तो स्थलखंड था जिसका नाम था पेंजिया। इसका नाम, ये है स्थलखंड, ये था स्थलखंड, इसका नाम था पेंजिया। रखा था किसने, वैगनार महोदय ने रखा था। ऐसा कहीं था, ये फिक्स नहीं था कि ये कोई परमानेंट नहीं था, ये कोई स्थायी नहीं था। वैगनार महोदय ने अपने समय में जो एक संकल्पना, एक अवधारणा दी थी, वैगनार सिद्धांत, जो महासागरों महाद्वीपों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत वैगनार महोदय ने दिया था, उसका था महाद्वीपों का विस्थापन का सिद्धांत। इन्होंने कौन सा दिया था, महाद्वीपों
का विस्थापन सिद्धांत। विस्थापन सिद्धांत क्या दिया था? महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत। इनका ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसका? वैगनार मोजे, जो जर्मन विद थे, उन्होंने 1912 में ये सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? वो जो भी सिद्धांत दे रहे हैं, जो भी स्थान, जो समय तथा स्थान का नाम दे रहे हैं, उन्होंने दिया था कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी क्या थी? एक भूखंड था। और वैगनार मोजे ने उसका नाम स्थल खंड था, उसका नाम पेंजिया दिया था। और जो जल भाग था उसको पैंथाला था। ये पैंथालासा एक महासागर था। पैंथालासा एक महासागर था। ये वर्तमान में जितने भी हम महाद्वीप देख रहे हैं, महासागर देख रहे हैं, वो सारे महासागर एक थे। क्या थे? एक थे। इनके बीच में कोई भी जुड़ाव नहीं था, किसी भी प्रकार का स्थल नहीं था। ये पूरा का पूरा एक था। चारों तरफ ये स्थल खंड जो पेंजिया था, ये पूरा पानी से घिरा हुआ था। ये निर्बाध रूप से इसके ऊपर तैर रहा था, यानी इस पानी के ऊपर तैर रहा था। और वर्तमान में जो 29% जो स्थल खंड है और शेष जो 71% जो जल है, वो उस टाइम इतना भाग ऐसा नहीं था। वर्तमान स्वरूप कैसे आया था? उसी में वर्तमान स्वरूप कैसे आया था, वो महाद्वीप का विस्थापन के सिद्धांत के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये स्थलखंड था। ये स्थलखंड का नाम था पेंजिया, इसका और जल वाले खंड का नाम था पैंथालासा महासागर था। कालांतर में क्या हुआ था? मैंने कल बताया था कि जुरासिक युग यानी 20 करोड़ वर्ष पूर्व ये वाला जो स्थलखंड है, ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। कैसे हुआ था 2 भागों में विभाजित? वो भी मैंने बताया था कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। देखो, निरंतर ज्वालामुखियां आ रही थी, ज्वालामुखी निरंतर आ रही थी, दरारी ज्वालामुखी आ रही थी, और बीच में लंबे लंबे क्षेत्र में बीचों बीच जो स्थलखंड था वो फट रहा था, दरारें पड़ रही थी, निरंतर कंटिन्यू आ रही थी। और उनमें जलवाष्प, अन्य प्रकार की गैसें भी निकल रही थी। और फिर जलवाष्प ऊपर जाके ठंडी संघनित हो रही थी और बरसात हो रही थी, बरसात भी हो रही थी, साथ साथ में बादल बन के बरसात भी हो रही थी। और बरसात से जो ज्वालामुखी के कारण जो पहाड़ बड़े थे, वो पहाड़ों का अपरदन भी हो रहा था, और वो गर्तों के अंदर मिट्टी भी आ रही थी। हमने कल भी देखा था, चूने का निर्माण भी हमने किया था कल। अच्छा, जिसके अंदर समय समय पे लंबी लंबी जो क्या आ रही थी, ज्वालामुखी, दरारी ज्वालामुखी आ रही थी, तो बीच से ये कट गया था। कब? जुरासिक युग में 20 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पे पेंजिया 2 भागों में विभाजित हो गया था। क्या हो गया? पेंजिया का विखंडन हो गया था, सिर्फ 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक भाग उत्तर की ओर चला गया, जिसका नाम रखा गया यूरेशिया, और नीचे वाले भाग को गोंडवाना कहा गया था। किसको? नीचे वाले भाग को गोंडवाना कहा गया है। अब आगे जाकर के क्या आकृति बन रही है? वो इस प्रकार की आकृति बन रही है कि ऊपर वाला हिस्सा है ऊपर रह गया, और नीचे वाला हिस्सा नीचे आ गया। इसका ये पूरा का पूरा फिर भी पैंथालासा है। क्या है? पैंथालासा। यहां पर भी पैंथालासा है। लेकिन ये जो खंड एक था, वो 2 भागों में विभाजित हो गया। ऊपर वाले का नाम लिख दिया यूरेशिया, तथा नीचे वाले का नाम रख दिया गया गोंडवाना लैंड। अब देखिए, ये 2 भागों में टूट गया। कब टूटा? जुरासिक युग में टूटा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। जब ये 2 भागों में टूटा, जब टूटने की एक निरंतर प्रक्रिया चली रही है, तो क्या 2 से 4 भी तो हो सकता है ना? आगे जाके ये 2 से 4 होगा, यानी ये भी छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाएगा। उसके बाद ये आगे चला, इनका मूवमेंट होता गया। ये वाला पार्ट इधर मूवमेंट हुआ, इस वाले पार्ट का इधर मूवमेंट हुआ। इसमें 2 प्रकार के बल लगे थे। कौन कौन से बल लगे थे? एक लगा था ज्वारीय बल, एक लगा था ज्वारीय बल, और दूसरा लगा था ध्रुवीय बल। क्या? ध्रुवीय बल। अब ध्रुवीय बल के कारण ये कहां जा रहा था? उत्तर और दक्षिण दिशा में ये दोनों खंड निरंतर गति कर रहे थे, निरंतर प्रवाहमान थे, कंटिन्यू गति कर रहे थे। तो ये तो इनके ऊपर जो बल लगा था, एक तो ज्वारीय बल लगा था, एक ध्रुवीय बल लगा था। याद रख लेना, एक कौन सा था? ध्रुवीय फ्लाइंग बल था, और एक ज्वारीय बल था। ठीक है। अब ध्रुवीय बल क्या था? देखो, पृथ्वी है ना, पृथ्वी गोल है, और जब पृथ्वी घूम रही है, अपने अक्ष के ऊपर घूम रही है, तो पृथ्वी का बीच का हिस्सा मोटा हो गया, बीच का हिस्सा चौड़ा हो गया, ऊपर ध्रुवीय हिस्सों में ये थोड़ी चपट्टी होगी। जब चपट्टी होने के कारण
ध्रुवों की ओर चौपट्टी हो रही है, तो इन्हीं के कारण इनका जो ध्रुवीय बल लगा तो इनको एक वाले भूखंड को ऊपर खींच लिया, नीचे वाले भूखंड को नीचे खींच लिया। फिर ज्वारीय बल लगेगा। ज्वारीय बल किसके कारण लगेगा मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। उसके बाद में इस भूखंड को, इन भूखंडों का टुकड़ा भी करूंगा और धीरे धीरे करके वर्तमान की स्थिति में लेके आऊंगा। लेकिन मैं बता देता हूं बल क्या था। एक तो था ज्वारीय बल, एक था ध्रुवीय बल। ध्रुवीय बल, ज्वारीय बल मैंने बता दिया। अब बात आई ज्वारीय बल। ज्वारीय बल क्या? सूर्य और चंद्रमा का बल लगा था। अल्फ्रेड वैगनार बोलते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का बल निरंतर लग रहा था, धीरे धीरे निरंतर कंटिन्यूस लग रहा था। तो धीरे धीरे ये प्रवाहितमान थे, एक उत्तर की ओर जा रहा था, एक दक्षिण की ओर, और साथ साथ में बीच में मोटा होने के कारण साथ साथ में फिर ये धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। ज्वालामुखी और आ रही थी और टूटना शुरू हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में और विभाजित हो गया था। लेकिन काफी जो भूगोलवेता है, मौसमविद है और जो ये है वो इस बात से सहमत नहीं। उन्होंने बोला कि ऐसा बल हो सकता है क्या? सूर्य और चंद्रमा क्या पृथ्वी को ऐसे संतुलन को बिगाड़ सकते हैं क्या? यदि बिगाड़ते तो आप पृथ्वी इस पोजीशन में नहीं होती, पता नहीं कहां जाती, या फिर सूर्य के नजदीक जाके भस्म हो जाती। लेकिन वो लोग नहीं मानते, कुछ लोग हैं वो नहीं मानते, लेकिन अल्फ्रेड वेगनार महोदय ने इस प्रकार का सिद्धांत दिया था, जो कि हम अध्ययन करते आए हैं ज्योग्राफी के अंदर। अभी आगे वाला क्या हुआ? आगे जाकर के निरंतर ये चल रहा था 20 करोड़ वर्ष पूर्व से, फिर निरंतर चल रहा था। उसके बाद में एक और जो कल्प आया था, जिस कल्प का नाम था सिनेजोइक कल्प। उसके जुरासिक के बाद क्रिटेशियस युग आया। क्रिटेशियस के बाद ये सिनेजोइक कल्प आ गया था। सिनेजोइक कल्प के अंदर ये निरंतर चल रहा था। याद रख लो कि किसके अंदर? सिनेजोइक कल्प के अंदर, यानी मेसोजोइक से प्रारंभ हुआ था, मेसोजोइक के जुरासिक युग से शुरू हुआ था, और जुरासिक युग से शुरू होने के बाद ये सिनेजोइक के अंदर निरंतर चल रहा था। लास्ट में हमने प्लायोसीन युग देखा था। क्या देखा था? प्लायोसीन युग देखा था। प्लायोसीन युग के हमारे भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, ये हमने कल पढ़ा था। तो फिर जब भारत के संदर्भ में हम शिवालिक श्रेणी का निर्माण कर रहे हैं तो दूसरी जगह भी ये स्थिर नहीं था, ये दूसरी जगह भी शांत नहीं था, दूसरी जगह भी तो किसी भी प्रकार की श्रेणियों का निर्माण कर रहा था। किसी न किसी प्लेटों के नीचे ये आपस में टकरा रहा था, कोई और ये पर्वत श्रृंखलाएं बना रहा था निरंतर। अभी आगे चलते हैं हम। अभी आगे क्या हुआ था? इनका टुकड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ऊपर वाला टुकड़ा और विभाजित हो गया। तो ऊपर वाला क्या बन गया? ऊपर वाला ऐसे करके और ऐसे ऊपर वाला टूट गया, ऊपर चला गया, और इधर से टूटा तो ये बना दिया इधर से इन्होंने। यहां पे क्या किया उसने? ये यूरोप बना दिया। इधर दक्षिण उत्तरी अमेरिका, ये बन गया उत्तरी अमेरिका। ऊपर वाला हिस्सा टूटा है, पहले बता देता हूं, ऊपर वाला हिस्सा अभी ये वाला हिस्सा टूट रहा है और ये बन गया यूरोप। ये बन गया यूरोप। तो भारत जो एशिया है वो ऊपर वाला जो हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है ये वाला, इसका जब दो टुकड़े हुए, इधर से दो टुकड़े हुए, तो एक तो बन गया उत्तरी अमेरिका, दूसरा बन गया यूरेशिया। क्या बन गया? यूरेशिया। अब यूरेशिया में यूरोप भी है और एशिया भी है, लेकिन इसका बाद में विभाजन हमने इसको एशिया में मिलाया था। जैसा कि आप सबको विदित है कि रूस है वो आधा भाग है वो रूस का, एशिया में आधा भाग है वो यूरोप में है। इस प्रकार से बन गया। अब नीचे वाला जब हिस्सा टूटा तो नीचे वाला हिस्सा टूटने के बाद क्या बना? नीचे वाला हिस्सा टूटने के बाद एक तो बना अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। क्या? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका एक तो बन गया दक्षिण अमेरिका। उसके बाद निरंतर सब प्रवाहित था, ये इधर चल रहा था। तो दूसरा वाला जो हिस्सा था वो बना ऐसे करके, और ये बन गया अफ्रीका। क्या बना? अफ्रीका। और अफ्रीका से कुछ हिस्सा टूट करके जा ही रहा था। कहां जा रहा था? अफ्रीका से कुछ हिस्सा टूट करके ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा था, कुछ हिस्सा टूट करके इधर प्रवाहित हो रहा था, और इधर से एक मेडागास्कर का निर्माण हो गया। जब ये हिस्सा टूट करके जो इधर से ये एक हिस्सा टूट गया था, दूसरा हिस्सा एक टूट करके इधर चला गया था, यहां पे चला गया था। अब ये जो हिस्सा टूट करके यहां पे गया, इसको ऑस्ट्रेलिया, और यहां पे एक छोटा सा हिस्सा, और ये न्यूजीलैंड हो गया। और ये वाला हिस्सा मेडागास्कर, और ये जो आसा अंतरिक्ष है इधर, इस प्रकार से
पूरे विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। कुछ हिस्सा यहाँ से टूटे, इतना ही नहीं टूटा था, छोटे छोटे भागों में बहुत सारे टुकड़े हुए थे। ऊपर वाले हिस्से की तो बहुत सारे टुकड़े हुए थे, नीचे वाले हिस्से की बहुत सारे टुकड़े हुए थे। इसके बाद कुछ पार्ट हिस्सा इधर भी टूट के गया था, जो नीचे है जो अंटार्कटिका है ये भी था, और बीच में कुछ पार्ट ऊपर भी गया था, जो आर्कटिक है वो ऊपर भी बना था, और नीचे अंटार्कटिका भी बना था, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी बना था। और साथ साथ में जब ये टुकड़ा यहाँ से टूट के जा रहा था, इधर गया था, तो और क्या बन रहा था, यहाँ पे छोटे छोटे महाद्वीपों का छोटे छोटे द्वीप भी बने थे। बहुत सारे इधर छोटे छोटे द्वीप बने थे, जिसको हम इंडोनेशिया के द्वीप बोलते हैं। और आसपास के क्षेत्र और भी हैं, जैसे वियतनाम है, जैसे मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। इस प्रकार के ये सारे देश भी यहाँ पे बन गए थे। अभी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के संदर्भ में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम उत्तरी अमेरिका की उत्पत्ति, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसको बना दिया है, उसके बाद ऊपर आर्कटिक है उसको भी बना दिया है, इधर बन जाएगा आर्कटिक, और दक्षिण अमेरिका को भी हमें बना दिया है। ये यहाँ पे अफ्रीका बना दिया, ये यूरोप और एशिया वाला जो ऊपर वाला बना दिया, ये भारतीय प्लेट है, इधर गोंडवाना लैंड, इसका नाम है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड है। मेडागास्कर है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, इस प्रकार से। और नीचे अंटार्कटिका है, नीचे अंटार्कटिका है। इन स्थल खंड का निर्माण यहाँ पे हमने कर दिया। जब स्थल खंड का निर्माण हो गया, तो साथ साथ में ये जो यहाँ पे क्या था, ये क्या था, ये वाला था पैंथालासा, ये पानी के अंदर ही हुआ है, पानी के अंदर प्रवाहित मान था, प्रवाहित कर रहा था, और पानी को विभाजित कर दिया इसने। पानी को विभाजित किया तो हमने हेडिंग दे रखा है महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति। यहाँ पे हमने महाद्वीपों की उत्पत्ति कर दी, क्या हो गए यहाँ पे महाद्वीपों की उत्पत्ति। लेकिन महाद्वीपों के साथ साथ तो महासागर बने हैं, पानी आ चुका था, बहुत बड़ी मात्रा में पानी आ चुका था। कब आ चुका था, जुरासिक युग में पानी बहुत बड़ी मात्रा में आ चुका था, यानी कि लगभग 70% के आसपास पानी पृथ्वी के ऊपर था, और ये स्थल खंड इधर उधर के तैर रहे थे, और ये अपनी अपनी दिशा में प्रवाहितमान थे। और उसके बाद क्या हुआ, उन्हीं के साथ साथ ये वाला जो एक हिस्सा बन के तैयार हुआ था, ये अटलांटिक महासागर बन गया था। क्या बन गया था, अटलांटिक महासागर। ये जो एस आकृति का है, ये अटलांटिक महासागर है। अब देख लीजिए, एस आकृति का है अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर हो गया। अभी आगे चलिए, और कौन सा बड़ा, एक है प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर इधर है, और ये इधर भी प्रशांत महासागर है। ये वाला क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर होगा। और काफी जब पृथ्वी गोल हम एक ग्लोब के ऊपर देखेंगे ना, तब हमको पता चलेगा कि प्रशांत महासागर कहां था। तो ये हो गया प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। देखो कितनी खूबसूरत कैसे बनाया। अल्फ्रेड वेगनार महोदय ने किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से महासागरों का निर्माण हुआ, किस तरह से महासागरों का निर्माण हुआ, कितनी अच्छी से समझाया। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि और भी महासागर बने थे, लेकिन दो महासागर, एक अटलांटिक बन गया, एक प्रशांत महासागर बन गया। उसके बाद हिंद महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर, कौन क्या है इधर, हिंद महासागर, ये हो गया हिंद महासागर। बड़े बड़े महासागर अभी यहाँ पे निर्माण कर दिया है। 3 बड़े बड़े महासागर थे, उनका हमने निर्माण कर दिया है। अब हम हमारे कहां पे जाएंगे, हमारे भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। भारत, ये जो एक प्यारा सा भारत का निर्माण कब हुआ था, कैसे हुआ था, ऐसे प्रायद्वीप आकृति कैसे बनी थी, इसका हम अभी अध्ययन करेंगे। देखो ये है गोंडवाना लैंड, ये क्या है, गोंडवाना लैंड। हमारा जो उत्तरी, क्या हमारा जो दक्षिणी भाग है भारत का, कौन सा, दक्षिणी भाग, प्रायद्वीपीय भाग जिसको बोलते हैं, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भाग। अब मैं आपको पहले भी बताया था, कब, जब अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई थी, कब, जब इनिशियली, कब प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर मैंने बताया था कि ज्वालामुखी का उद्गार निरंतर हो रहा था। कौन सा, दरारा ज्वालामुखी निकल रही थी। और क्या था, दरारी ज्वालामुखी निकलने के साथ साथ पठारों का निर्माण हुआ था। पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए कहां पे हमने पठारों का निर्माण किया। दक्कन के पठार का नाम आया था कि दक्कन के पठार का निर्माण कब हुआ था, पिछले वाले वीडियो में एज इट इज मैंने बता रखा है, उसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे दक्कन के पठार का निर्माण यहाँ पे हो गया था। यहाँ पे क्या है, दक्कन के पठार का निर्माण हो गया, वो इस हिस्से में आ गया। यहाँ पे हमने दक्कन का पठार, वर्तमान में हमने दक्कन का नाम दे रखा है, दक्कन ट्रैप दे रखा है। इसका नाम हमारी सुविधा, हमारे
जो देश के अनुसार हमने नाम दिया है, लेकिन वो जो वर्तमान की जो स्थिति थी, जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, वो दक्कन ट्रैप वो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर उत्पत्ति हो गई थी। उसका नाम अभी हमने दिया है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कोई इस वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में अवस्थित था और नीचे यहाँ पे आया तो इस हिस्से में अवस्थित था। जब ये निरंतर चलता गया तो लास्ट के अंदर हमारा दक्कन का पठार हमारे गोंडवाना लैंड के अंदर विभाजित होकर के गोंडवाना लैंड के साथ चला गया। अब ये देखिए कि यहाँ पे क्या था, जब दक्कन ट्रैप था तो यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार के लावा से इस पठार का निर्माण हुआ था। इसका मतलब जो जमीन के अंदर है, जो गहराई में है, वहां आग्नेय चट्टान होंगी ना, जो बहुत बड़ी गहराई में है वो आग्नेय चट्टान होंगी, और ऊपर वाले हिस्से में है तो प्रकृति की मार से यहाँ पर अक्षय अपर्दन हुआ किसका, आग्नेय चट्टान का, तो फिर काली मिट्टी बन गई। उसके बाद आसपास के क्षेत्रों में कुछ लेटराइट, लाल, इस प्रकार की भी मिट्टी बनेगी, वो हम आगे देखेंगे। अभी तक तो दक्कन ट्रैप ये गोंडवाना लैंड जा ही रहा है, इतनी सारी मिट्टी यहाँ पे निर्माण नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पर लगभग देखा जाए तो काली मिट्टी मिलेगी और आग्नेय चट्टान मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि निरंतर बरसात हो रही है, निरंतर बारिश हो रही है, निरंतर अपर्दन हो रहा है, और जो गर्भ थे वो फिर भर रहे हैं, और उसके बाद भरने के बाद फिर उन पे लोड आता है तो वो फिर धंसते हैं अंदर, फिर पहाड़ों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार भी होता है। अब आगे चलते हैं। अब ये वाला हिस्सा आगे ऊपर मूवमेंट करना निरंतर कर ही रहा था, और आगे आ गया यूरेशियन प्लेट। क्या आ गया? यूरेशियन प्लेट। अब इनको हम प्लेटों के नाम से जानेंगे। ध्यान रखना, आगे हम ज्वालामुखी और भूकंप पढ़ेंगे तब इनको प्लेटों के नाम से बोला जाएगा। उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और फिर महासागरीय प्लेट भी बोलेंगे कि अटलांटिक महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, गोंडवाना लैंड है, ये वाली प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इस प्रकार हम कुछ प्लेटों के नाम आपको बताने वाले हैं। बड़ी प्लेटों के नाम बताएंगे, उसके बाद छोटी छोटी प्लेटों के कुछ नाम बताएंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। अभी देखिए हम ये गोंडवाना लैंड की जो प्लेट है इसके बारे में, तथा यूरेशियन प्लेट की जो प्लेट है उसका दोनों का अध्ययन हम करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे भारत के संदर्भ में है। सारी की सारी जितनी भी जिस तरीके से मैं भारत के संदर्भ में बात करूंगा, और ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन के अंदर जब ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति यहाँ पे करेंगे तो सेम कार्य बाकी महाद्वीपों में भी तो हो रहे होंगे ना, उत्तरी अमेरिका में भी हो रहे होंगे। वहां पे भी रॉकी पर्वत जैसे पर्वतों का निर्माण, अपलेशियन पर्वतों के निर्माण, और इधर जाकर के यहाँ पे जो अलास्का पर्वत है उनका निर्माण आगे इनमें भी हो रहा होगा, उनमें भी निरंतर प्रक्रियाएं चल रही है, वो भी देखेंगे। हमने कल देखा था कि कौन कौन से प्राचीन वलित श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, कौन कौन सी नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अब जो बनेगी वो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला बनेगी। जो पहले बन चुकी थी, हमने अरावली पर्वत का नाम लिया था, हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का नाम लिया था, हमने अपलेशियन पर्वत श्रेणी का नाम लिया था। ये जो श्रेणियां थी ये प्राचीन वलित श्रेणियां हैं, जो उस टाइम इस वाले हिस्से के अंदर उनकी उत्पत्ति हो गई थी, तो ये प्राचीन काल में हुई थी। इसका मतलब हम प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। लेकिन अभी एक प्लेट से दूसरी प्लेट के टकराने से जो उत्पत्ति हो रही है, जो पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हो रही है, उसको हम बोलते हैं नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला एक इसमें भी बनेगी, एक यहाँ पे भी बनेगी, और एक यहाँ पे बनेगी, इस वाले हिस्से में बनेगी, और इस तरह से छोटी छोटी और भी बनेगी। ये क्या है कि दो प्लेटों के मध्य बनेगी। क्या बनेगी? दो प्लेटों के मध्य इनकी उत्पत्ति होगी। वो सारी की सारी है वो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ध्यान से सुनो, जो दो प्लेटों के अभिसरण और अपसरण से बनेगी। क्या बनेगी? अभिसरण से बनेगी। दो प्लेटों के टकराने से जो बनेगी, दो प्लेट आएंगी आपस में, एक यूरेशियन प्लेट आएगी, एक गोंडवाना लैंड प्लेट आएगी, और ऐसे टकराएगी, ऐसे ऊपर हो जाएगी। वो क्या है? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। यही यहाँ पे होने वाला है। ये बाकी जगह भी हो रहा है। हाँ, बाकी जगह भी हो रहा है। तो यहाँ पे होगा, क्या होगा कि यूरेशियन प्लेट क्या है? यूरेशियन प्लेट भारी हल्की प्लेट है। क्या है? यूरेशियन प्लेट हल्की है, गोंडवाना लैंड प्लेट है वो भारी प्लेट है। जब गोंडवाना लैंड, अभी मैं इधर बता देता हूं कि ये वाला यूरेशियन प्लेट है और ये वाला इधर आ रहा है गोंडवाना लैंड प्लेट, ये लो गोंडवाना लैंड प्लेट। अभी इधर क्या होगा, ये इसको नाम दे देता हूं गोंडवाना प्लेट, गोंडवाना लैंड, और ये यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है, गोंडवाना लैंड प्लेट है। अभी ये जब नजदीक आई, एकदम पास में आई, तो ये वाला क्षेत्र है ना,
इसको क्या बोलते थे? तैतीस सागर। ये था तैतीस सागर। अब देखिए ये तैतीस सागर बना था, बहुत लंबे समय तक ये चला था। तैतीस सागर की उत्पत्ति होगी कैसे हुई? जब ये वाली गोंडवाना लैंड ऊपर जा रही थी और यूरेशियन प्लेट ऊपर थी, उनके बीच वाले क्षेत्र को, यहां भी इस क्षेत्र को तो बोलते हैं तैतीस सागर। तैतीस सागर क्या बोलोगे इसको? तैतीस सागर बोलोगे। अब इस तैतीस सागर में क्या हुआ होगा? क्या क्या हुआ होगा? इधर बरसात हुई, इधर से बादल बरसे और पानी बरसा, पानी पहाड़ों के अपर्दन से इधर आगे, इधर आया पानी और इस पे पानी गिरा, अपर्दन पहाड़ों का अपर्दन होता है, इधर आगे आ गया बीच में, तो क्या हो गया? इधर सांस में जम गई ना, इधर अपरदित मिट्टी का जमाव हो गया, बहुत बुरी तरह से जमा हुआ, बुरी तरह से। यहाँ पे ये वाला वजन और ये वाला वजन का कुछ हिस्सा अपर्दन के कारण, पानी के साथ जब बरसात के अपर्दन, बरसात हुई तो उसका अपर्दन हुआ, तो अपर्दन के कारण यहाँ वाली मिट्टी और यहाँ वाली मिट्टी जब बीच में आई तो यहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया था। वजन बढ़ने के बाद वलन पड़ गया था। यहाँ पे क्या पड़ गया? वलन पड़ गया। वलन पड़ा अर्थात में ये गोंडवाना लैंड ऊपर जा रहा था और इसके नीचे अभिसरित हो गया। क्या हो गया? अभिसारित। अभिसारित, ये नीचे क्या हो गया? इसके अभिसारित हो गया। अभी अभिसारित हो गया तो क्या होगा? ये यहाँ पे तैतीस सागर था और यहाँ पे क्या जमा हुआ था? घास जमा हुआ था। यहाँ पे अपरदित मिट्टी थी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे फिर क्या होगा? इधर ये बीच में फंस जाएगा और इन दोनों के आपस में वलन पड़ेगा, तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ जाएगा, क्या होगा? अब ये ऊपर उठे। अब इसके अंदर और क्या होगा? इसके अंदर पेड़ पौधे भी होंगे, पेड़ पौधे, सड़े हुए पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु भी होंगे। समझ आया? क्यों होंगे जीव जंतु? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर, गोंडवाना लैंड के अंदर जीव जंतु है, इस वाले क्षेत्र में भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। जब इनका पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं या जीव जंतु मर जाते हैं, तो पानी के साथ बह करके सारा इधर इसके अंदर आना शुरू हो गया। ये यहाँ पे आना शुरू हो गया, इधर आया तो इधर नीचे क्या तली में बैठ गया पूरा ऊपर। पेड़ पौधे भी सड़े हुए बैठ गए, सड़े गले, और जीव जंतु भी बैठ गए, इसकी तली के अंदर बैठ चुके हैं। अभी देखो राजस्थान के अंदर जो जीवाश्म ईंधन पाया जाता है ना, उसकी उत्पत्ति यहाँ पे करने वाले हैं, और कुछ कोयला भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम के पेड़ पौधे इधर दब गए थे नीचे। जब ये गोंडवाना लैंड ऊपर आ रहा था और यूरेशियन प्लेट के बीच में आ गया, तो यहाँ पे दब गए सारे के सारे। तो यहाँ पे वर्तमान में राजस्थान यानी मरुस्थल में पाया जाने वाला कोयला तथा जीवाश्म ईंधन इसी काल की देन है। किसकी है? इस काल की देन है। तैतीस सागर के अंदर जीव जंतु और पेड़ पौधों के अवशेष दब गए थे, और दबने के कारण कालांतरण में बहुत लंबे समय के ताप और दाब के कारण, ऊपर से दाब पड़ा, नीचे ताप बढ़ता गया, उसके कारण यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ बन गया, जीवाश्म ईंधन बन गया, और जहाँ पे पेड़ पौधे दबे थे वहां पे कोयला, जो पत्थर का कोयला वर्तमान में हम बीकानेर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो खोद कर निकाल रहे हैं, वो उसी काल की देन है। लेकिन बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंदर भी कोयला मिलता है। उसका कारण यही है कि यहाँ पे जो तैतीस सागर के अंदर जो जमाव हुआ था, वो जमाव जब ये वलन पड़ा था तो वलन ऊपर चढ़ गया था। कहाँ? जो महा हिमालय और मध्य हिमालय है, उस क्षेत्र में भी ऊपर चढ़ चुका था, उसके अंदर बीच में दब करके। तो वर्तमान में उस क्षेत्र में भी क्या मिलता है? कोयला मिलता है, उसी काल की देन है ये यहाँ पे वाला कोयला भी। अभी हम आगे चलते हैं कि तैतीस सागर की जगह क्या हो गया? तैतीस सागर की जगह ये वाला हिस्सा ऊपर गया, ये नीचे गया, ये तैतीस सागर थोड़ा ऊपर उठ गया। ऊपर उठा तो यहाँ पे क्या हो गया? ऊपर वाले जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। कहाँ? यहाँ पे पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। यहाँ पे पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और महान हिमालय, मध्य हिमालय, और ये वाला नीचे हो जाएगा क्या? शिवालिक श्रेणी। यहाँ पे इनकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है, वो राजस्थान वाला हिस्सा बचा हुआ है। ये जब क्षेत्र ऊंचा हो गया तो ये वाला यहाँ पे जो अपरदित मिट्टी थी, वो धीरे धीरे जब ऊंचा हुआ तो अब यहाँ पर बहने वाली नदियां, कुछ नदियां पश्चिम की तरफ चली गई, कुछ नदियां उत्तर की तरफ विस्थापित हो गई। ये क्षेत्र ऊपर उठ गया। क्या हुआ? कुछ नदियां पश्चिम की तरफ स्थानांतरित हो गई और कुछ नदियां पूर्व की तरफ स्थानांतरित हुई। बीच वाला हिस्सा है सूखा हो गया, और यहाँ पे बचा क्या? अरावली पर्वत श्रृंखला एक बची। यहाँ पे ये जब मिलेगा तो यहाँ पे एक अरावली पर्वत श्रृंखला बनी हुई थी, जो पहले प्री कैम्ब्रियन कालखंड के अंदर निर्माण हुआ था, और उसका निरंतर अपर्दन हुआ था, और यहाँ पे भी अपर्दन हो रहा है। और यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? विंध्यन पर्वत श्रृंखला, इसका भी अपर्दन निरंतर जारी है।
और वो भी कहाँ से, और यहाँ से विंध्यन श्रेणी से निकलने वाली नदियों के द्वारा अपर्दन हो रहा है। और अरावली का अपर्दन अरावली क्षेत्र से निकलने वाली सारी नदियों से इसका अपर्दन हो रहा है। और पूरी की पूरी मिट्टी कहाँ, ये नदी घाटियां हैं, उनके अंदर जमाव निरंतर जारी है। इस प्रकार से भारत के ये गोंडवाना लैंड ऊपर जाके उसमें टच हो गया, और ये भारत की जो भूमि प्रायद्वीपीय भारत है ना, वो इस प्रकार इसी तरह से हुआ था। अभी ये ऊपर टच होने के बाद देखिए ऊपर टच हो गया। अभी छोड़िए यहाँ पे कि हमने ये ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति कर दी, ये ऊपर उठ गया। और राजस्थान वाला क्षेत्र है, ये थोड़ा सा ऊपर उठा, तो इस क्षेत्र के अंदर जो नीचे कांप जमी हुई थी, मिट्टी जमी हुई थी, वो थोड़ी ऊपर उठी, और निरंतर जो प्रकृति की मार से जो आंधियां चलती गई, तो वो इधर उधर होकर के और मिट्टी है वो बालू रेत में कन्वर्ट हो गई। लेकिन पूर्वी भारत जो है, कौन सा, जो अभी वर्तमान में हम उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है, जो गंगा यमुना नदी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा गर्त था। क्या था? बहुत बड़ा गर्त था। एक साइड से विंध्यन पर्वत श्रृंखला से पानी नीचे उतर रहा था, दूसरी साइड से हिमालय पर्वत श्रृंखला से उतर रहा था, और सारा का सारा इकट्ठा होकर के कहां जा रहा था? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर रहा था। निरंतर का प्लायोसीन के अंदर इन मैदानों का निर्माण होना शुरू होता है। जब विंध्यन श्रेणी कटती है और इधर से हिमालय श्रेणी कटती है, उधर से हिमालय श्रेणी का शिवालिक भाग अभी कटा-फटा बचा हुआ है, वो भी, उसका भी अपर्दन हुआ, और इधर से भी अपर्दन हुआ, और इधर से अरावली पर्वत श्रृंखला का अपर्दन हुआ, तीनों साइड से अपर्दन हुआ। तो ये वाला जो बीच में गर्त बना था, कौन सा? भारत के बीच में जो एक गर्त बना था, मैं थोड़ा बता देता हूं नक्शा बना करके। भारत के बीच में जो ये वाला भारत है, ये ऐसे भारत है, ये वाला भारत है। तो ये वाला क्षेत्र इधर से ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये इधर विंध्यन श्रेणी है, और इधर ये अरावली है। इधर से भी नदी आ रही थी, इधर से भी नदी आ रही थी, अरावली पर्वत श्रृंखला से भी नदियां नीचे उतर रही थी, और विंध्यन पर्वत श्रृंखला से भी नीचे उतर रही थी ये लोग, और इधर से तो बहुत ज्यादा वर्तमान में अभी भी उतर रही है। इन सभी का पानी इकट्ठा हुआ और कहां चला गया? बंगाल की खाड़ी में। ये पूरा का पूरा पानी इकट्ठा हुआ, बंगाल की खाड़ी में चला गया। दैट टाइम, उस समय यहाँ पे बहुत बड़ा गर्त था, माना जाता है, बताया जा रहा है। अभी जो हमारा नवीन शोधों के अनुसार जब पता चला, तब बताया जा रहा है कि ये वाला क्षेत्र वर्तमान में इतना ऊपर उठ गया है, 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर गहराई है यहाँ पे। किसकी? मैदान की। मैदान जलोढ़ मिट्टी पाई गई है। ये जो इधर से गई, ये भी जलोढ़ मिट्टी है, दोनों से, तीनों साइड से मिट्टी आई, अपरदित हो गए, ये जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी के जमाव से इस उत्तरी भारत का जो मैदान है, गंगा यमुना का जो मैदान है, उसकी उत्पत्ति इसके अपर्दन से हुई है। और अपर्दन यदि देखा जाए तो तब से लेकर के वर्तमान तक हमारे जो भूगोल वेता है वो बताते हैं, नवीन शोधों के अनुसार बताया गया है कि यहाँ पे जो मोटाई है, इस मैदानी भाग की जो मोटाई है, वो बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर नीचे तक अवशेष मिले हैं, किसके? जलोढ़ मिट्टी के अवशेष मिले। इसका मतलब 2 किलोमीटर तक की मोटाई इन नदियों के अपर्दन से हुई है। इस प्रकार उत्तर भारत का मैदान की उत्पत्ति हुई। उत्तर भारत के मैदान की उत्पत्ति यहाँ पे हुई। उत्तर भारत के मैदान की उत्पत्ति हो गई, हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति कर दी, हमने रेगिस्तान की उत्पत्ति हमने कर दी, ये रेगिस्तान वाला क्षेत्र, इसकी उत्पत्ति कर दी। और दक्कन ट्रैप जो हमने पहले प्री कैम्ब्रियन कालखंड के अंदर दक्कन ट्रैप का निर्माण किया था, उसके बाद ये वाला जो मैंने बताया अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही हुई थी, इसकी पूर्वी घाट के जो पहाड़ियां हैं, उनका भी अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन पश्चिम घाट बचा हुआ है। पश्चिम घाट की उत्पत्ति कब हुई थी, वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या? आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ और पहाड़ियां भी हैं, उनका भी अध्ययन हम गहराई से करेंगे। लेकिन सिर्फ पूर्वी घाट है, जो पश्चिम घाट है, इसकी उत्पत्ति बाद में हुई थी। उसके बाद कोई पर्वत का निर्माण नहीं हुआ था। सिर्फ जो हिमालय पर्वत है, उसकी ऊंचाई निरंतर जारी है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड है ना, ये अभी भी उसके नीचे अभिसारित हो रहा है। किसके नीचे? यूरेशियन प्लेट के नीचे अभी भी जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये जब जा रहा है तो इससे हिमालय पर्वत श्रृंखला की हाइट बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है। और इसका पता कैसे चल रहा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की जब ऊंचाई बढ़ रही है, साथ साथ में इस क्षेत्र के अंदर भूकंप और ज्वालामुखियां भी आती है।
तो इसका कारण अनुमान लगाया जाता है कि अल्फ्रेड वेगनार महोदय ने जो सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, उसी के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई बढ़ रही है। साथ ही साथ उसके आसपास के क्षेत्र जो कि अंडमान निकोबार में है, ज्वालामुखी का उद्गार भी होता है, वो भी इसी का कारण बताया जाता है, ऐसी कल्पना की जाती है। इस प्रकार हमने अभी एक संपूर्ण पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण यहाँ पे कर दिया है। और सिद्धांत किसको लिया है हम? अल्फ्रेड महोदय का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर हमने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे हम बहुत सारे जो महासागर है, महाद्वीप, सबकी उत्पत्ति यहाँ पे कर दी है हमने। उसके बाद हम आगे वाले चैप्टर में हम लेंगे क्या कि ये सब की उत्पत्ति होगी, तो अब ये तो बाहरी भाग की उत्पत्ति हुई, हमने देख लिया। आगे वाले चैप्टर में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, वो कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी जगह किस प्रकार की परत है, तो उस परत के पीछे ये परत होने का कारण क्या है, कहाँ पे अवसादिक क्रम की चट्टानें मिलती है, कहाँ पे आग्नेय क्रम की चट्टानें मिलती है, कहाँ पे कायांतरित क्रम की चट्टानें मिलती है। इस प्रकार का अध्ययन हम भूगर्भिक जो पृथ्वी का आंतरिक भाग की संरचना का जब अध्ययन करेंगे उसके अंदर करेंगे। यहाँ पे मैं अभी इसी क्लास को यहीं पे विराम देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमारी वर्तमान जो पृथ्वी का स्वरूप है, वर्तमान जो स्थिति है पृथ्वी की, महासागर और महाद्वीपों की अवस्थिति है ना, उसके हमने उत्पत्ति अभी कर दी है। अभी हम आंतरिक भाग में जाएंगे, पृथ्वी के अंदर जाएंगे, अभी के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है उसके बारे में आगे वाले वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पे मैं अभी यहीं पे विराम देना चाहूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि जितना शेयर करोगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट देने की निरंतर भरसक प्रयास करूंगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।